नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के हिस्ट्री के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर 4 जो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, यानी कि जंगल के जो समाज हैं उसके बारे में और अंग्रेज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। द पेपर इन द बुक you are reading, desks and tables, doors and windows, the dyes that color your clothes, species in your food, the cellophane wrapper of your toffee, tendu leaf in berries, gum, honey, कॉफ़ी, टी एंड रबर। तो सबसे पहले हम अपने चारों तरफ देखेंगे, अपने स्कूल के या फिर अपने घर के, और उन चीज़ों को हम पहचानने की कोशिश करेंगे जो कि जंगल से आया है। जैसे बुक का जो पेपर है वो जिसे हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद डेस्क हो गया, टेबल्स हो गए, डोर्स हो गए, विंडोज़ हो गए, डाई जो कि हमारे कपड़ों को रंगता है, उसके बाद भोजन में हमारे जो मसाले हैं, उसके बाद जो टॉफ़ी का जो रैपर है सेलोफेन का जो बना हुआ है वो, उसके बाद बीड़ी जो होता है वो किस चीज़ से, तो तेंदू की पत्ते से बनता है वो, उसके बाद गम हो गया, शहद हो गया, कॉफ़ी, चाय, रबर, ये सभी चीज़ जंगल से आए हैं। तो डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स विच कम फ्रॉम साल सीड्स एंड द टैनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड्स इनटू लेदर और द हर्ब्स एंड रूट्स यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेज। तो अब किन चीज़ों को नहीं भूलना है, तो चॉकलेट में जो ऑयल होता है, चॉकलेट ऑयल, वो भी जंगल से ही आया है। किस चीज़ से, तो साल के बीजों से। साल एक लकड़ी होता है, उसके मतलब पेड़, उसके बीजों से। उसके बाद टैनिन का यूज क्या किया जाता है कि जानवरों के जो चमड़े होते हैं, मतलब मर जाते हैं उनके चमड़े, उनको लेदर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस लेदर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये भी जंगल से आया। उसके बाद जो हर्ब्स यानी कि जो वनस्पति का हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद रूट्स का यूज करते हैं दवा बनाने के लिए, ये सभी हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो जंगल से। तो फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बांबू wood for fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flowers, animals, birds and many other things। तो जंगल हमें और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, जैसे कि बम्बू हो गया यानी बांस, उसके बाद ईंधन के लिए लकड़ी हो गया, घास हो गया, चारकोल हो गया, पैकेजिंग, फल फूल, जानवर, चिड़िया और बहुत सारी चीज़ें। तो in the Amazon forest or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch। तो यदि हम अमेजन के जंगलों में देखें या फिर अपने देश में ही वेस्टर्न घाट यानी जो पश्चिमी घाट है वहां पे अगर हम देखते हैं तो केवल एक ही जंगल में हमें लगभग 500 से भी अधिक अलग अलग पौधों की प्रजातियां दिख जाएंगी। A lot of this diversity is fast disappearing। और इनमें से बहुत सारी जो विभिन्न तरीके के जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, वो बहुत तेजी से गायब होते जा रहे हैं। और अब हम जानेंगे कि कैसे गायब हुए, कब किस समय में गायब होना इनका शुरू हुआ। तो बिटवीन 1700 टू 1995 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया वाज क्लियर्ड for industrial use, cultivation, pastures and fuel use। तो ये गायब हो रहे हैं। और केवल अगर हम देखें तो 1700 से लेकर के 1995 तक, यानी कि ये जो दौर था वो औद्योगिकरण का दौर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसमें हुआ क्या कि लगभग 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जंगल काट दिए गए। और अगर संसार के पूरे एरिया का बात किया जाए तो उसका 9.3% जो एरिया था, मतलब जिसमें पेड़ लगा हुआ था, उसे काट दिया गया। और वो भी किस चीज के लिए, तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए, यानी औद्योगिक यूज के लिए, कल्टीवेशन खेती के लिए, जानवरों का चारागाह जो होता है जहां वो लोग चरते हैं घास वगैरह, उसे बनाने के लिए, या और किस चीज के लिए, तो फ्यूलूड यानी कि घर में जो ईंधन यूज होता है, लकड़ियों का यूज जो गांव में लोग करते हैं, उसके लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं वाई डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का कटाई क्यों। तो द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का जो गायब होना है या जंगलों का हम लोग बोलें कि जंगलों का जो गायब होना है उसी को डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। डिफोरेस्टेशन इज नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम
The process began many centuries ago, but under colonial rule it became more systematic and extensive. तो डिफोरेस्टेशन जो है वो हाल का कोई समस्या नहीं है, मतलब अभी अभी वो समस्या नया आया है, नहीं, ये जो समस्या है वो बहुत पुराना है। और ये जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ था बहुत शताब्दियों पहले, लेकिन कॉलोनियल रूल यानी अंग्रेजों का जब शासन था उस समय ये बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक हो गया और बहुत ज़्यादा जंगलों का कटाई होने लगा। Let us look at some of the cause of deforestation in India. अब हम कुछ कारणों को देखेंगे, यानी इंडिया में किस कारण से ये डिफोरेस्टेशन हुआ उसे हम लोग जानेंगे। तो लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, सबसे पहला कारण था कि लैंड को इम्प्रूव करना था, मतलब उससे अच्छा बनाना था। तो इन 1600 अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वाज अंडर कल्टीवेशन। नाउ दैट फिगर हैज गॉन अप टू अबाउट हाफ। तो अगर 1600 में देखा जाए यानी 1600 में, तो लगभग इंडिया का जितना भी भूमि है उसका 1/6 पार्ट पर ही कल्टीवेशन होता था यानी खेती होता था। लेकिन अब जो है वो इंडिया का जितना भी लैंड मास है उसमें आधे पर खेती होना शुरू हो गया है। एज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड ओवर द सेंचुरीज एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप, peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forests and breaking new land। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बढ़ते गया, शताब्दियों से मतलब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ते गया, तो उस तरीके से जो भोजन का मांग था वो भी बढ़ा। अब जो किसान थे वो करने क्या लगे कि अपना जो खेती का जो दायरा था, जो बाउंड्री था, उसे बढ़ाना शुरू कर दिए। अब वो बाउंड्री कैसे बढ़ेगा, वो दायरा कैसे बढ़ेगा, तो जंगलों को साफ करके तो जंगलों को काटना शुरू कर दिए। उसके बाद नए जो जमीन थे, नए जो भूमि थी उसे बनाने लगे। In the colonial period, cultivation expanded rapidly for variety of reasons। तो कॉलोनियल के समय में, मतलब अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिश के समय में जो कल्टीवेशन था उसका फैलने का बहुत सारा कारण था। तो कौन कौन सा कारण था? तो फर्स्ट, द ब्रिटिश डायरेक्टली इनकरेज्ड द प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन। तो सबसे पहला जो कारण था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो करते क्या कर रहे थे, तो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाएं, जैसे कि जूट हो गया, शुगर हो गया, व्हीट हो गया और कॉटन का फसल वो ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अब क्यों? तो द डिमांड ऑफ दीज क्रॉप्स इंक्रीज्ड इन 19th century Europe, where food grains are needed to feed the growing urban population and raw materials were required for industrial production। तो क्योंकि वहाँ 19वीं शताब्दी में हुआ क्या कि यूरोप में शहरी जनसंख्या जो थी वो बढ़ने लगी, जिस कारण जो खाद्यान्न थे यानी फूड ग्रेन्स उसका मांग बढ़ने लगा, लोगों को वो ज़्यादा ज़रूरत था। और रॉ मटेरियल्स भी, जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये रॉ मटेरियल किस चीज़ के लिए था? तो इंडस्ट्री के लिए। तो इनका भी प्रोडक्शन मतलब बढ़ाने के लिए ये भी चीज़ें चाहिए थी। अब तो ये तो हो गया पहला कारण कि क्यों इनकरेज कर रहे थे, तो पहला ब्रिटिश इनकरेज कर रहे थे, तो पहला कारण। Second, in the early 19th century, the colonial state thought that forests were unproductive। तो शुरुआती 19वीं शताब्दी में कॉलोनियल स्टेट का ऐसा मानना था कि जो जंगल है वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। They were considered to be wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agriculture products and revenue and enhance the income of the state। तो वो ऐसा मानते थे कि ये जो मतलब जो जंगल है वो एक जंगली चीज है, उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या करना चाहिए कि कल्टीवेशन में लाना चाहिए, यानी इन पर खेती होना चाहिए, जंगलों को काट करके यहाँ खेती होना चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बढ़ेगा तो सरकार को जो टैक्स मिलता है, जो राजस्व मिलता है, उसमें भी इजाफा होगा और इसके कारण जो ब्रिटिशर्स थे उनका इनकम भी बढ़ता। सो बिटवीन 1880 एंड 1920 कल्टिवेटेड एरिया रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर। और इसी कारण से 1880 से 1920 के बीच में ही जो कल्टिवेटेड एरिया था, यानी कि जिस एरिया पे खेती होती थी, वो बढ़ करके 6.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया। We always see the expansion of cultivation as a sign of progress। हम लोगों ने हमेशा से देखा है कि यदि कृषि का विकास हो रहा है तो समझिए कि देश का विकास हो रहा है, देश के प्रोग्रेस का वो एक तरीके से साइन है। But we should not forget that for land to be brought under the plow, forests have to be cleared। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जिस भूमि को हम लोग
हल मतलब जिस भूमि पे हम लोग हल चला रहे हैं, हल ला रहे हैं, उस भूमि पर हल चलाने के लिए पहले हमें जंगल साफ करना होगा, तभी उस पे हल चला सकते हैं। तो जंगल साफ यानी कि ये भी नुकसान हुआ जंगल का। अब अगला हम लोग देखते हैं स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, यानी कि जो ट्रैक होता था, रेलवे जो ट्रैक होता है उसमें अभी आप लोग देखे होंगे कि सीमेंट का मतलब कंक्रीट ट्रैक होता है, मतलब जो दो पटरी होता है, जो ट्रैक रेलवे ट्रैक, उसको जोड़ने के लिए बीच में मतलब स्लीपर्स बिछे हुए होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो वो जो स्लीपर्स होता था पहले वो लकड़ी का बना होता था, अभी भी कहीं कहीं वो दिख जाएगा, बहुत रेयर केस में वो अब दिखेगा, नहीं तो अब जो है वो कंक्रीट का वो स्लीपर्स होता है, क्योंकि पेड़ों को नुकसान होता था उससे। तो पहले स्लीपर भी बनाया जाता था। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो साल का जो बड़ा बड़ा लट्ठा है मतलब लकड़ी का, उससे स्लीपर बनाया जा रहा है। तो यह कहाँ के, तो सिंहभूम जंगल है छोटा नागपुर का, वहाँ मई 1897 की ये तस्वीर है। तो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। तो शुरुआती 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जो ओक फॉरेस्ट थे वो गायब हो गए, अब गायब हो गए थे। तो इसके कारण क्या हुआ, दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। उनका जो रॉयल नेवी था उसे लकड़ियों का जो सप्लाई होता था उसमें अब समस्या होने लगी, क्योंकि जंगल उनका गायब हो गया। तो हाउ कुड इंग्लिश शिप बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। तो किस तरीके से अंग्रेजों का जो जहाज था वो बन पाता, अगर उन्हें मजबूत और ज्यादा टिकाऊ लकड़ी अगर नहीं मिल पाता तो उनका जहाज नहीं बन पाता। हाउ कुड इंपेरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट शिप्स। और बिना शिप्स के मतलब बिना जहाज के किस तरीके से इंपेरियल का जो सत्ता था उसको बनाए रखा जा सकता था, कैसे उसे बचाया जा सकता था, क्योंकि जो इंपेरियल जो थे वो अलग अलग दूसरे दूसरे जगहों पर शासन करते थे दूसरे दूसरे देशों में, तो उन्हें वहां जाने के लिए शिप्स की जरूरत होती थी। तो बिना शिप्स के वो नहीं होता, और लकड़ी तो गायब हो ही गया था पूरा पेड़। तो इस कारण हुआ क्या कि बाय द 1820s सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो 1820 में खोजी दस्ता को भेजा गया, कहां मतलब इंडिया में लाया गया। वो कर क्या रहे थे कि भारत के जंगलों में रिसोर्स ढूंढ रहे थे, मतलब वैसे लकड़ियों को ढूंढ रहे थे जिससे कि स्लीपर्स बनाया जा सके, जिससे कि शिप्स बनाया जा सके। तो विदिन अ डिकेड ट्रीज वर बीइंग फेल्ड ऑन अ मासिव स्केल एंड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो एक दशक से भी कम के समय में ही यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मास स्केल में पेड़ों का कटाई शुरू हो गया, और बहुत ज़्यादा लकड़ियों को अब इंडिया से एक्सपोर्ट कर करके इंग्लैंड भेजा जाने लगा। द स्प्रीड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1850s क्रिएटेड अ न्यू डिमांड। और जब 1850 से रेलवे का विकास शुरू हो गया, मतलब उसका फैलाव शुरू हो गया, तो इसमें एक नया डिमांड हो गया लकड़ियों का। रेलवेज वर इसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट्स ऑफ इंपेरियल ट्रूप्स। तो रेलवे क्यों जरूरी था, तो कॉलोनियल को व्यापार करने के लिए, मतलब उन्हें एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करने के लिए रेलवे की जरूरत थी, और उनका जो ट्रूप्स था मतलब जो आर्मी था उसके भी मूवमेंट्स के लिए रेलवे बहुत ही जरूरी था। टू रन लोकोमोटिव्स वुड वाज नीडेड एज फ्यूल एंड टू ले रेलवे लाइन्स स्लीपर्स वर इसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। तो लोकोमोटिव ट्रेन चलाने के लिए, मतलब जो ट्रेन का इंजन होता है उसे हम लोकोमोटिव कहते हैं, उसे चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती थी, और ईंधन क्या यूज किया जाता था, तो लकड़ी को। उसके बाद कोयला का जो कोयला से चलने वाला इंजन आया, पहले लकड़ियों से चलता था, तो लकड़ी का यूज हो गया अब सबसे पहले फ्यूल। और जो रेलवे लाइन के बीच में जो स्लीपर्स रहते हैं उनके लिए भी मतलब उन ट्रैक को अच्छे से पकड़ के रखने के लिए स्लीपर्स की जरूरत थी, वो भी किस चीज से बनता था, तो लकड़ियों से। तो ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 एंड 2000 स्लीपर्स। तो यदि 1 मील रेलवे ट्रैक बिछाना है उसी में केवल 1760 से लेकर के 2000 स्लीपर्स की जरूरत होती थी। फ्रॉम द 1860s द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। और 1860 आते आते रेलवे का जो जाल था वो और फैलने लगा। By 1890s, about 25,500 kilometer of track had been laid। और 1890 आते आते 25,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया। In 1946, the length of the tracks had increased for over 7,65,000 किलोमीटर। और हमारे आज़ादी से एक साल पहले यानी कि 1946 में ये जो ट्रैक का लेंथ था वो बढ़ करके 7,65,000 किलोमीटर
हो गया था। एज द रेलवे ट्रैक्स स्प्रेड थ्रू इंडिया अ लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज वर फेल्ड, और जैसे जैसे रेलवे ट्रैक्स इंडिया में बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काट करके गिराया जा रहा था और उसका यूज हो रहा था स्लीपर्स बनाने में। एज अर्ली एज द 1850s द मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन 35,000 ट्रीज वर बीइंग कट एनुअली फॉर स्लीपर्स, और 1850 के शुरुआत में ही केवल मद्रास के जो राजशाही जो जगह था उसका जो राज्य था वहीं पे 35,000 पेड़ों को हर एक साल काटा जाता था केवल स्लीपर्स बनाने के लिए। The government gave out contracts to individuals to supply the required quantities। अब सरकार ने किया क्या कि उनका जो जरूरत का जितना था उसे पूरा करने के लिए जो लोग थे, जो लोकल लोग, उनको कॉन्ट्रैक्ट देना सरकार ने शुरू कर दिया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे यानी दिस कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टर बिना सोचे समझे पेड़ों को काटना शुरू कर दिए। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स फास्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग, और रेलवे ट्रैक्स के नजदीक का जो जंगल था वो तेजी से गायब होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं कि ये बहुत सारा बंबू है, और बंबू को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता था कि राफ्ट मतलब बंबू को बांध करके एक साथ और नदियों में डाल दिया जाता था, और नदियों के फ्लो के साथ ये बंबू एक जगह से दूसरे जगह चला जाता था। यदि डाउन फ्लो में मतलब जो डाउन स्ट्रीम है अगर उधर हमें ले जाना है तो मतलब इसके लिए क्या होता था, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता था। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से एलिफेंट जो है वो स्क्वायर पिलर टाइप का मतलब टिम्बर है उसे ले जा रहा है, और ये कहाँ, तो रंगून में। तो अभी हम लोग जानते हैं जो म्यांमार है वहीं पे पहले मतलब रंगून था, बर्मा पहले नाम था और बर्मा की राजधानी रंगून थी। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रक जो लकड़ियों का जो गट्ठर है वो जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह। यहाँ ये जो फिगर है जिसमें महिलाएं जो हैं वो घर आ रही हैं लौट करके अपने साथ ईंधन जलाने का जो ईंधन है उसे ले करके। अब प्लांटेशन, तो प्लांटेशन किस चीज़ का हो रहा था, तो लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दीज कमोडिटीज। तो बहुत सारे जो नेचुरल फॉरेस्ट थे उसे इसलिए भी साफ कर दिया गया, मतलब काट दिया गया, क्योंकि वहां एक रास्ता बनाना था किस चीज के लिए, तो चाय, कॉफी और रबर प्लांटेशन को करने के लिए, मतलब इन सब का पौधा लगाना था। तो जगह उन्हें चाहिए होता था, तो जगह कहां से, तो जंगलों को ही काट दो। और ये किस चीज के लिए जरूरी था, मतलब चाय, कॉफी, रबर। तो यूरोप में क्या था कि इन चीज़ों की जो डिमांड थी वो बढ़ते जा रही थी, तो इस कारण से इसे उगाना जरूरी था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टूक ओवर द फॉरेस्ट एंड गेव वास्ट एरियाज टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट्स। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे जंगलों को साफ कर दिया, मतलब उनको वहां के जो पेड़ थे उनको काट दिया, और यूरोप के जो प्लांटर्स थे उन्हें सस्ते रेट पर ज्यादा से ज्यादा एरिया दे दिया। These areas were enclosed and cleared forest and planted with tea और कॉफी, यानी ये जो एरिया था वो जंगल को साफ करके बनाया गया था और यहाँ पे चाय और कॉफी प्लांट किए जाते थे, उगाए जाते थे। तो देख सकते हैं उस समय का जो चाय का जो ब्रांड था वो क्या है, प्लीजर ब्रांड टी, जो कि 2 पाउंड 3 पाउंड इस तरीके से मिलता था। अब आगे देखते हैं हम लोग द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, तो कैसे कमर्शियल फॉरेस्ट्री का शुरुआत हुआ। तो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, पढ़ा था कि ब्रिटिश को जरूरत थी जंगलों की किस के लिए, तो जो जहाज थे उनके जो रेलवे थे उनको बनाने के लिए, उनके ट्रैक को बनाने के लिए। द ब्रिटिश वर वॉरिड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल एंड रेकलेस फेलिंग ऑफ द ट्रीज बाय ट्रेडर्स विल डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। तो ब्रिटिश इस बात को लेकर के चिंतित थे कि जिस तरीके से लोकल लोग जंगलों का यूज कर रहे हैं और जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो किस तरीके से अंधाधुंध पेड़ों को काट रहे हैं, उन्हें गिरा रहे हैं, ऐसा होगा क्या कि जंगल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट डेट्रिच ब्रांडिस फॉर एडवाइस एंड मेक हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इस कारण से उन्होंने डिसाइड किया ब्रिटिशर्स ने कि जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया जाए जिनका नाम था डेट्रिच ब्रांडिस। उन्हें सलाह लेने के लिए बुलाया गया और उन्हें भारत में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया, जो कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल थे जिनका नाम डेट्रिच ब्रांडिस था।
फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ forest. Brandis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation. तो ब्रैंडिस का ऐसा मानना था कि एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए ताकि जंगल को मैनेज किया जाए और लोगों को सिखाया जाए कि किस तरीके से कंजर्वेशन करना है, मतलब साइंस ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का विज्ञान लोगों को बताया जाए, उसके लिए उन्हें ट्रेंड किया जाए। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन, और इस तरीके की पद्धति के लिए कानून जरूरी था, नहीं तो लोग मानते ही नहीं। रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड, अब फॉरेस्ट रिसोर्स का किस तरीके से यूज करना है उसका नियम बना दिया गया। फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रेस्ट्रिक्टेड सो दैट द फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व्ड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन, तो पेड़ों का काटना, उसके बाद जंगल में जाकर के जानवरों को चराना, ये सब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया क्योंकि जंगल को प्रिजर्व कर दिया गया था। किस चीज के लिए? तो टिम्बर प्रोडक्शन, मतलब वहां केवल लकड़ियों का उत्पादन होगा। एनीबडी हु कट्स ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर इस सिस्टम को बिना पालन किए हुए अगर जंगल से कुछ लकड़ियों को काटता है तो उसे सजा दिया जाता था। सो ब्रैंडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस in 1864 and helped formulated the Indian Forest Act in 1865। तो इस कारण से ब्रैंडिस ने क्या किया, क्योंकि वो सब नियम को पालन कराने के लिए किसी मतलब कुछ लोगों की जरूरत थी, तो उन लोगों के लिए ही ब्रैंडिस जो जर्मनी से आए थे उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का स्थापना किया 1864 में, और उसी की मदद से उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में लागू करवाया। द इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट देहरादून इन 1906, और 1906 में इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थापित किया गया। द सिस्टम दे टाउट वर कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और जिस पद्धति को मतलब जिस सिस्टम को वो यहाँ पे पढ़ाते थे उसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम मतलब उन्हें नाम दिया गया। मेनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट फील दैट दिस सिस्टम इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल, तो बहुत सारे लोग अभी खास करके इकोलॉजिस्ट जो है वो ऐसा मानते हैं कि ये जो सिस्टम था वो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था, इसमें साइंस की कोई बात थी ही नहीं। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन, यानी कि इनके साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अंतर्गत क्या बताया जाता था कि जो प्राकृतिक जंगल है उसे काट देना है, जहां की अलग अलग टाइप्स के पेड़ पौधे हैं और काट देना है। In their place, one type of tree was planted in a straight row, और उनके जगह पे एक तरीके का पेड़ लगाना है, वो भी एकदम सीधी रेखा में, और दिस इज कॉल्ड अ प्लांटेशन, और इसी को उन्होंने प्लांटेशन नाम दिया। Forest officials surveyed the forests, estimated the area under different types of trees and made working plans for forest management। तो जो फॉरेस्ट के जो कर्मचारी थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने सर्वे किया जंगलों का, उसके बाद उन्होंने एरिया देखा, अलग अलग एरिया, अलग अलग टाइप्स के ट्रीज को देखा और एक तरीके के वर्किंग प्लान बनाए उन्होंने जंगल को मैनेज करने के लिए, मतलब किस तरीके से जंगल में वर्क करना है। दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू बी कट एवरी ईयर, उन्होंने ये योजना बनाया कि कितने प्लांटेशन एरिया को प्रत्येक साल काटा जाना है, मतलब उनके लकड़ियों को यूज करना है काट करके। द एरिया कट वाज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वाज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर, और जिस जगह से पेड़ को काटा जाता था वहां पे उन्होंने बताया कि फिर से दूसरा मतलब वहां पे छोटा पौधा लगा दिया जाए ताकि कुछ सालों में फिर से हमें वहां से लकड़ी मिल पाए। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वाज इनएक्टेड इन 1865 इट वाज अमेंडेड ट्विस once in 1878 and then in 1927। तो जब फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 1865 में लागू किया गया उसके बाद दो बार इसमें संशोधन हुआ, सुधार हुए, एक बार 1878 में और दूसरा 1927 में। द 1878 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तो 1878 का जो संशोधन था उसमें जंगलों को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया, पहला रिजर्व, दूसरा प्रोटेक्टेड और तीसरा विलेज फॉरेस्ट। तो द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट, जो सबसे अच्छा जंगल होता था उसे रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ऑन यूज, और जो ग्रामीण थे वो यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते थे इन जंगलों से, अपने उपयोग के लिए भी नहीं। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल
दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, मतलब उन्हें अगर घर बनाना है या फिर ईंधन चाहिए तो वो कहाँ से ले सकते थे, तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था या फिर जो गांव का फॉरेस्ट था वहीं से वो लोग ले सकते थे लकड़ियों को। हाउ वर द लाइफ्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, अब कैसे लोगों का जो जीवन था वो प्रभावित हुआ। तो फॉरेस्टर्स एंड विलेज हैव वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। तो जंगल के जो फॉरेस्टर थे, मतलब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे, उसके बाद जो ग्रामीण थे, उनका अलग अलग विचार था कि अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए। दोनों का मत जो था वो बिल्कुल अलग था। विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विथ मिक्सचर्स ऑफ स्पीसीज टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स, फ्यूल फोडर लीव्स। तो ग्रामीण ऐसा चाहते थे कि जो जंगल हो उनमें अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे हों ताकि उनका जो भी जरूरत है वो सारा पूरा हो जाए, यानी कि लकड़ी का भी जरूरत पूरा हो जाए, फोडर यानी कि जानवरों को खिलाने के लिए चारा भी मिल जाए और पत्तियों का भी काम हो जाए। अब इन सब चीज से क्या क्या यूज, पत्तियों से क्या यूज है वो आगे हम लोग देखेंगे। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड ट्रीज विच वर सुटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवेज, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चाहते थे कि ऐसा जंगल हो जिसमें कि वैसा पेड़ लगाया जाए जो कि उनके शिप्स और रेलवे में जो लकड़ियों का जो डिमांड है वो पूरा करे। दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड एंड वर टॉल एंड स्ट्रेट, उनको ऐसे लकड़ियों की जरूरत थी जो जिसका जो लकड़ी है वो कठोर हो, हार्ड हो, वो लंबा हो और बिल्कुल सीधा हो। सो पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक टीक एंड साल वर प्रमोटेड एंड अदर वर कट। तो इस कारण से खास तरीके की प्रजाति जो पेड़ के थे उसे लगाया जा रहा था, जैसे टीक और साल को लगाया जा रहा था, उसको प्रमोट किया जा रहा था कि इस तरीके के पेड़ को लगाइए और बाकी को काट दिया जाता था। इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स फॉर मेनी थिंग्स। तो जंगल के क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो फॉरेस्ट से प्राप्त होने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज करते थे, जैसे कि क्या हो गया, रूट्स जड़ हो गए, पत्तियां हो गई, फल हो गए, और ट्यूबर्स बहुत सारे चीज़ों के लिए। फ्रूट्स और ट्यूबर्स जो होता था वो खाने में पोषक तत्व प्रदान करता था, तो इसलिए वो उसे खाते थे, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज कम इन, मतलब खास करके मानसून से पहले, मतलब फसल काटने से पहले इसको खा लेते थे। हर्ब्स आर यूज फॉर मेडिसिन्स, वुड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक योक्स एंड प्लाउज, बम्बू मेक्स एक्सीलेंट फेंसेज एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट्स एंड अम्ब्रेला। तो वो लोग जो भी वनस्पति होते थे उसका यूज करते थे मेडिसिन्स के लिए, दवा के लिए। लकड़ी का यूज एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बनाने के लिए, जैसे कि हल वगैरह हो गया। बाम्बू जो था उससे बहुत अच्छा घेरा बन जाता था, यानी बाहर से आने वाले जानवरों से सुरक्षा, और इसका यूज वो लोग करते थे टोकरी और छाता भी बनाने में, मतलब उन दिनों छाता बनाया जाता था बाम्बू से ही। अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉड कैन बी यूज्ड एज अ पोर्टेबल वाटर बोतल, और सूखा हुआ जिसे हम कद्दू कहते हैं या फिर जिसे कोहड़ा कहते हैं, जो बड़ा सा ऑरेंज कलर का होता है, वो जब सूख जाता था तो उसका यूज करते थे लोग पानी ले जाने के लिए, मतलब वाटर बोतल की तरह। Almost everything is available in the forest. Leaves can be stitched together to make disposable plates and cups. The syadi creepers can be used to make ropes, and the thorny bark of simar tree is used to grate vegetables. तो लगभग जंगल में जो प्राप्त होने वाले सारे चीजें थी सभी का यूज किया जाता था। जैसे पत्तियों का यूज करके वो लोग डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स बनाते थे। उसके बाद सैडी एक तरीके का लता है जिसका यूज करके वो लोग रस्सियां बनाते थे, और थ्रोनी मतलब सीमर जिसके हम लोग रुए से, जिसका रुई जो है उसका यूज हम लोग करते हैं, मतलब तकिया में उसका यूज करके, मतलब उसका जो बार्क होता है, जो छाल होता है उस पेड़ का, सिमर का, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, उसका यूज करके सब्जियों को वो लोग कद्दूकस करते थे। Oil for cooking and to light lamps can be pressed from the fruit of the महुआ ट्री। तो महुआ एक तरीके का पेड़ होता है, उससे मतलब उसके फल से, महुआ जो फल है उससे वो लोग तेल निकालते थे, और उसी तेल से वो लोग खाना बनाने के लिए यूज करते थे, और अपना जो लैंप होता था घर में रोशनी के लिए रात में उसी का यूज करते थे, उसी के तेल का। द फॉरेस्ट एक्ट मीन्स सेवर हार्डशिप फॉर विलेज अक्रॉस द कंट्री। और फॉरेस्ट एक्ट पास होने के कारण बहुत सारे जो ग्रामीण लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा वो लोग प्रभावित हुए पूरे देश में। आफ्टर द एक्ट ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस, कटिंग वुड फॉर देयर
हाउसेज, ग्रेजिंग देयर कैटल, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग बिकेम इलीगल। और ये एक्ट पास होने के बाद वो लोग करते क्या थे कि लकड़ियों को काटते थे अपने घर के लिए, उसके बाद अपने मवेशी को जाकर जंगल में चराते थे, उसके बाद फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, रूट्स कलेक्ट करते थे, शिकार करते थे, मछली मारते थे। ये सब अब गैर कानूनी हो गया था। People were now forced to steal wood from the forest, and if they were caught, they were at the mercy of the forest guard who would take bribes for them. अब लोग क्या करते थे कि अब उनको तो लकड़ी चाहिए, तो वो अब जंगल से चुराना शुरू कर दिए, और यदि वो पकड़े जाते थे तो फॉरेस्ट गार्ड यदि उन पे दया कर दे तो वो दया के बदले उनसे घूस लेता था। वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वॉरिड, और महिलाएं जो कि लकड़ियां इकट्ठा करती थी अपने घर के ईंधन के लिए, वो भी अब चिंतित रहने लगी। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड्स टू हरास पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। और ये भी साधारण बात हो गया कि अब जंगलों में फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल रहने लगे थे उसके रक्षा के लिए, तो वो वहाँ के आम जो लोग थे उसे परेशान करने लगे, वो उनसे मुफ्त में भोजन मांगते थे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट सिविलाइजेशन, तो किस तरीके से फॉरेस्ट रूल जो है वो यहाँ की जो सभ्यता थी उसे प्रभावित किया। तो वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट्स ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर। तो सबसे बड़ा प्रभाव यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का पड़ा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन लोग यहाँ करते थे उस पर। This is a traditional agriculture practices in many parts of Asia, Africa and South America। यानी कि ये एक तरीके से पारंपरिक कृषि का पद्धति था एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। It has many local names such as लैडिंग in South East Asia, मिल्पा in Central America, चिटीमेनी और तावी इन अफ्रीका एंड चेना इन श्रीलंका। तो इसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, जैसे साउथ एशिया में लैडिंग, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, उसके बाद अफ्रीका में तैबी या फिर चिटेमेन, उसके बाद श्रीलंका में चेना, और इन इंडिया धाया, पेंडा, बेवार, नेवर्ड, झूम, पोडू, खांडाद एंड कुर्मी आर सम ऑफ द लोकल टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर। यानी कि ये जो एग्रीकल्चर था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्वीडन एग्रीकल्चर जिसे हम लोग जानते हैं, भारत में उसके अलग अलग लोकल नाम थे, जिसमें से हम लोग झूम के बारे में जानते हैं। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ट इन रोटेशन। यानी कि लगातार शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या था कि जंगल के कुछ भाग को काटा गया और उसे जला दिया जाता था। Seeds are sown in the ashes after the first monsoon rains and the crop is harvested by October, November। और उसके बाद जो राख बचता था उसमें बीज बो दिया जाता था। कब? जब पहले बारिश होता था, शुरुआत मानसून का बारिश होता था, उसी समय बीज डाल दिया गया उस राख में, और जो फसल होते थे उसे अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता था। सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड देन लेफ्ट फैलो फॉर 12 to 18 ईयर्स फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक। और इस तरीके के प्लॉट्स को क्या किया जाता था कि कुछ सालों तक यहाँ पे फसल उगाया गया और उसके बाद 12 से 18 सालों तक इसे छोड़ दिया जाता था ताकि फिर से यहाँ पे जंगल उगाए। A mixture of crops is grown on these plots। और इन प्लॉट्स पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के फसल उगाए जाते थे। इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका इट कुड बी मिलेट्स, इन ब्राजील मैनोइक एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका मेज एंड बीन्स। तो अफ्रीका और इंडिया में मिलेट्स उगाए जाते थे इन जमीन पर, ब्राजील में मेनोइक और लैटिन अमेरिका के दूसरे भागों में मक्का और बीन। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। तो यूरोपियन जो फॉरेस्टर थे उन्हें ये जो पद्धति थी कृषि की वो बहुत ही हानिकारक लगी जंगलों के लिए। दे फेल्ड दैट लैंड विच वाज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एवरी ईयर कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। वो ऐसा मानते थे कि प्रत्येक साल जिस भूमि पर अगर कल्टीवेशन हो रहा है वहाँ पे रेलवे टिम्बर के लिए लकड़ी नहीं उगाया जा सकता है। व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न देयर वाज द एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर्स। तो उनका मानना था कि जब जंगल को जलाया जाएगा, क्योंकि वो लोग जला देते थे, तो होगा क्या कि खतरा बना रहेगा कि कहीं आग जो है वहाँ से अगल बगल के जो पेड़ हैं उन्हें ना पकड़ ले, उन्हें भी जला सकता था।
तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेज। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण हुआ क्या कि गवर्नमेंट को टैक्स भी कैलकुलेट करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अभी मान लीजिए कि इस खेत पे काम कर रहे हैं और फिर अगला दूसरा खेत हो गया, अगर गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी इस खेत का तो वो तो बोलेंगे कि उस पर मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ, मतलब अब उस पर खेती करना छोड़ दिया। तो जिस कारण से गवर्नमेंट को टैक्स भी कैलकुलेट और टैक्स लेने में भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। Therefore the government decided to ban shifting cultivation। इस कारण से सरकार ने निर्णय लिया, यानी कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी इंडिया में उसने निर्णय लिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया जाए। एज अ रिजल्ट मेनी कम्युनिटीज वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट, जिसके कारण बहुत सारे जो समुदाय के लोग थे वो जिनका कि जंगल में घर था वो वहां से डिस्प्लेस होकर के दूसरे जगह चले गए। सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशन, उनमें से कुछ ने अपना व्यवसाय ही बदल लिया। वाइल सम रेसिस्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस, जबकि उनमें से कुछ ने बहुत बड़ा विद्रोह किया, छोटा विद्रोह किया। इस तरीके से उन्होंने विद्रोह कर करके इस सिस्टम को, मतलब जो बैन किया गया था उसका बहुत सारे लोगों ने विद्रोह किया। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे हु कुड हंट। तो ये जो पार्ट है उसके बाद और भी जो टॉपिक्स है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।